अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। तीन बड़ी खबरें, दो का ताल्लुक अदालत से है और एक का सियासत से, और तीनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। आज रात को फिर अदालत लगेगी। कुछ देर के बाद दिन दिहाड़े वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वज़ीर आला साहबजादे के साथ अदालत में पेश हुए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की। इन तीनों खबरों का आपस में ताल्लुक है, तीनों का। रात को जो अदालत लगेगी, इमरान खान साहब को एतराज़ था कि जी रात को अदालतें लगती हैं, तो आज उनका एतराज़ रात को अदालत लगाकर दूर किया जाएगा, या कम अज़ कम इमरान खान के पास अब ये जवाज़ नहीं रहेगा कि वो कहेगा कि जी ऐसा क्या हो रहा था कि रात को अदालत लगी। तो कुछ देर के बाद अदालत लगेगी और अदालत का फ़ैसला क्या आता है, क्या होता है शीरी मज़ारी के मामले पर। शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया एंटी करप्शन पंजाब के एक मुकदमे में, 70 के दहाई का मुकदमा, 50-60 साल पुराना मुकदमा, उसमें गिरफ़्तार किया गया। इस्लामाबाद से गिरफ़्तार क्या किया गया, अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल, ड्रामाई सूरत हाल बनी। हुकूमत पंजाब कह रही हमने तो गिरफ़्तार नहीं करवाया, और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि जिनको रिहा किया जाए। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ 9 बजे के आसपास तक गिरफ़्तारी के बाद रिहाई का ऑर्डर तो आ चुका वज़ीर आला की तरफ से, मगर रिहाई नहीं हुई। तो उस पर आज अदालत लगेगी। और ये जो इस अदालत का, और शहबाज शरीफ साहब जो अदालत में पेश हुए अपने बेटे हमज़ा शहबाज के साथ, वहाँ जो कुछ होता रहा, और आसिफ जरदारी के पास शहबाज शरीफ जो गए, वो जो होता रहा, वहाँ इन सारे मामलात का ताल्लुक एक ऐसे दबाव से है जो दबाव देने वाली, या जो कुव्वत ना नज़र आने वाली कुव्वत का दबाव जो महसूस तो शिद्दत से हो रहा है, मगर वो कुव्वत जो नज़र नहीं आ रही उसका कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करेंगे। हालांकि इमरान खान साहब को पता है कि जो कुछ हो रहा है, या शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के हद तक जो मामला है, या जो मुकदमात बन रहे हैं, वो मुकदमात हुकूमत नहीं बना रही। ये तो वो लोग हैं जिनके कहने पर गवर्नर नहीं लग रहा, तो ये क्या मुकदमात बनवाएंगे मुल्क के कोने कोने में। तो इस मामले पर बात करेंगे। और सबसे पहले मेरा ख्याल है मैं बात करता हूँ आज जो कुछ होता रहा वज़ीर आज़म के साथ, और उसके बाद फिर जो अदालत लगेगी थोड़ी देर के बाद, और फिर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, क्योंकि उसका ताल्लुक़ है इस सारे मामले से, तो उस पर बाद में। आज हुआ ये जनाब के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, टीटीओं का, मकसूद चपड़ासी, आपको याद होगा इमरान खान साहब हर तकरीर में मकसूद चपड़ासी का जिक्र करते हैं। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, शहजाद अकबर साहब बहुत बड़े बड़े टीटीओं के थद्दे लगा कर दिखाया करते थे, और वो मामला वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ साहब। लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर आज़म बन भी जाएँ तो कानून होता है। तो मैंने आज अपनी जो पहले वाली वीडियो थी, इससे पहले वाली, उसमें भी गुजारिश किया था कि इसकी 2 तरह की तशरीहात हैं। वज़ीर आज़म का अदालत में पेश होना, कि लोगों का ये, वो फवाद चौधरी और इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये अदालतों में ये मुल्ज़िम है वज़ीर आज़म, इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि देखें हम आइन कानून की हुक्मरानी में यकीन रखते हैं, हम अदालत में पेश हो रहे हैं। मरीम नवाज़ ने कहा कि जी ये जो शीरी मज़ारी का मुकदमा था, उस पर हालांकि मरीम नवाज़ साहबा, मेरा ख्याल है उनको शायद ब्रीफ़ नहीं किया गया था कि वज़ीर आज़म भी परेशान थे कि गिरफ़्तारी क्यों हुई है। हमज़ा शहबाज ने भी ऑर्डर कर दिया, लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ साहबा ने एक तरह से जो बातें की हैं, किसी हद तक वो कुछ बातें, जुज़वी बातों से इत्तफ़ाक़, कुछ बातें नहीं होनी चाहिए थी। सियासत में अगर आपका सियासी मुखालिफ भी गिरफ़्तार हो, और वो गिरफ़्तारी ज़रा पुरअसरार हो, और पता ना हो कि गिरफ़्तारी जो उस मुकदमे में की गई है वाकई उस मुकदमे में की गई है, और जो इदारा कर रहा है यानी एंटी करप्शन वाकई उसने की है, तो फिर पहले मेरा ख्याल है कि ज़रा मालूमात ले लेनी चाहिए थी। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा के साथ जो कुछ हुआ, जितना उनके अंदर ज़ाहिर गुस्सा तो है ना, कि मतलब एक बार बाप के साथ वापस आ रही हैं, जेल भेज दी गई, उसके बाद अदालत से ज़मानत पे रहा थी, वालिद साहब के साथ मुलाकात कर रही है कोट लखपत जेल में, वहाँ से गिरफ़्तार कर दी गई। और उसके बाद फिर वो ख़ुद बताती है कि मेरे जो अपना वहाँ पर जेल की जो खोली थी, वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे, रिकॉर्डिंग्स की जाती थी। तो ज़ाहिर है इंसान की एक लिमिट होती है। तो मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि जी मेरे साथ जो कुछ हुआ वो शीरी मज़ारी के साथ नहीं हुआ, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो उनको उसका सामना करना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वज़ीर आज़म अपने बेटे हमज़ा शहबाज के साथ अदालत में थे। तो मरीम नवाज़ इसकी तशरीह कुछ और करती हैं। उधर पीटीआई की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से तशरीह होती है कि ये मुल्ज़िमान है, ये मुल्ज़िमान, और मुल्ज़िमान
जो है वो मुल्क पर मुसल्लत हैं। अच्छी चीज़ ये है कि दुनिया ये विटनेस कर रही है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला अदालत की तलबी पर वहाँ ना सिर्फ जाते हैं बल्कि वहाँ उनको सिक्योरिटी वाले रोक भी देते हैं। अब यहाँ पर मामला एक तो कानून की हुक्मरानी का तो है, लेकिन कानून की हुक्मरानी के अलावा कुछ और मामला भी है या किसी और की हुक्मरानी का मामला भी है। तो मरीम नवाज़ साहबा की बात पूरी करने के बाद मैं आता हूँ इस मामले पर। तो मरीम नवाज़ साहबा ने इमरान खान साहब का जो उन्होंने मरीम नवाज़ के मुतल्लिक गलीज़ गंदी घटिया ज़बान इस्तेमाल की थी कल जलसे में, उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया है और उन्होंने ये तक कह दिया कि जी मैं तो इनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझती, दिल पर पत्थर रख कर इमरान खान का नाम लेती हूँ, और वैसे भी ये मेरी बाप की उम्र का है, मैं इनकी बेटी की उम्र की हूँ। बात तो ठीक है, इमरान खान साहब 70 साल के हैं, नवाज़ शरीफ साहब मेरा ख्याल है 72 या 74 साल के हैं, 2-3 साल का फ़र्क है। और मरीम नवाज़ साहबा जो इमरान खान से 20-25 साल छोटी हैं, यानी जितना उनके वालिद साहब की उम्र का फ़र्क है उतना इमरान खान साहब के साथ उनकी उम्र का फ़र्क है। तो इमरान खान साहब को लेकिन खैर इमरान खान साहब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ सामने खड़ा हुआ क्राउड जो होता है ना उसका रोर चाहते हैं, उसका शोर चाहते हैं, बले बले चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने बात कर दी। सामने खड़े हुए लोग जो हैं, जिस तरह मदारी तमाशा करता है और सामने लोग तालियां बजाते हैं, इस तरह इमरान खान साहब सियासत में करते हैं। इस तरह बिल्कुल कोई भी बात कर जाते हैं और सामने मजमा खड़ा होता है इमरान खान साहब पर, उनका वो आंखें बंद करके इमरान खान साहब की हर बात पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसको तस्लीम भी करते हैं, मानते भी हैं और उसको सच भी समझते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब तालियां बजवाने के लिए जिस तरह मदारी बंदर नचाता है, इसी तरह इमरान खान साहब अपने चाहने वालों को नचाते हैं और तालियां बजवाते हैं उनसे। तो मरीम नवाज़ ने उसका भी जिक्र किया और ये जो शीरी मज़ारी साहिबा वाला मामला था उस पर भी वो बोली है, लेकिन उस पर उन्होंने अगर मगर से काम लिया। अगर मगर नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल है। शीरी मज़ारी एक खातून है, मरीम नवाज़ साहिबा भी एक खातून है, खातून कार्ड का मसला नहीं है। मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम है अदालत में साबित करें, उसके बाद जेल भेज दें। ये नहीं हो सकता कि आप इल्ज़ाम लगाएं, एक कच्ची पक्की FIR दर्ज कर लें, कच्चा पक्का रेफरेंस कर दें और बंदे 2-2 साल 3-3 साल जेलों में रखें, जिस तरह हुआ, जिस तरह इनके साथ हुआ, जिस तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ हुआ, जिस तरह आसिफ जरदारी के साथ, नवाज शरीफ के साथ, खुर्शीद शाह के साथ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, वो शर्जील नाम मेमन, सिराज दुरानी, कितने नाम गिनवाएं, जिस तरह उनके साथ हुआ, ख्वाजा साद रफ़ीक, जिस तरह उनके साथ हुआ, इस तरह भी अगर ये भी करेंगे तो फिर मामला चलेगा नहीं। यहीं फिर हम कोलू के बेल की तरह यहीं घूमते फिरेंगे, फिर हम आगे सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो खैर मामला था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, जिसकी वजह से मैं मरीम नवाज़ साहिबा पर आया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जो अदालत में पेशी है उसकी अलग अलग तशरीहात ली जा रही है, लेकिन जो वहाँ पर मामला जो मशकूक हुआ या मशकूक वहाँ पर जो हरकत व सकनात थी उन्होंने सबको हैरान किया। एक इस्लामाबाद की गिरफ़्तारी और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का अदालत में पेश होना और वहाँ पर वज़ीर आज़म को रोक देना, मतलब ये बात बयान करने में बहुत छोटी है। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी वाले रोक देते हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी अदालत में मैं जा रहा हूँ, और वो कह रहे नहीं जी आप ये मीडिया वाले आपके साथ नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं जी मीडिया ओपन कोर्ट है, अदालत में जाएंगे। अता तारड़ कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म सहाफ़ियों के बगैर अदालत नहीं जाएंगे। या तो अदालत का ऑर्डर होता कि जी खुली कोर्ट नहीं होगी, क्योंकि जो समात थी FIA में जो मुकदमा था, FIA की जो स्पेशल कोर्ट थी, वहाँ पर तो पहले भी वज़ीर आज़म साहब जाते रहे, तो वहाँ पर पहले भी इसी तरह स्पेशल कोर्ट में सहाफ़ी बैठे रहते हैं। तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं था कि सहाफ़ी नहीं जा सकते, रोका गया, कोशिश की गई वज़ीर आज़म, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब को वो जो थे उनके वकील अता तारड़, उनके लीडर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने वहाँ पे एजिटेट किया और वज़ीर आज़म को रुकावट हुई। वज़ीर आज़म साहब अंदर गए तो अंदर जज साहब कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी वालों ने रोका है। आप सोचें, जज साहब को जिन्होंने समाअत करनी थी उनको रोका, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो मुलजिम थे उनको रोका, और अंदर फिर पता चला कि प्रोसिक्यूटर जो FIA हैं उनको भी रोका गया। तो भाई ये कर कौन रहा था? अदालत को पता नहीं है, पुलिस वाले कह रहे हैं जी हमें नहीं पता, DSP और SHO को तलब किया अदालत ने, वो पेश नहीं हुए। SP साहब आ गए, उन्होंने कहा जी गलत फहमी की वजह से हुआ है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ है, लिहाजा आइंदा नहीं होगा। भाई मिसकम्युनिकेशन ऐसी क्या है? वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वज़ीर आज़म का मुकदमा है, वज़ीर आज़म का मुकदमा ओपन कोर्ट में है, ओपन कोर्ट में बंदोबस्त आप पहले कर लें कि जी यहाँ पर सहाफ़ी होंगे, ये लिमिट है, यहाँ पर मुल्ज़िम वज़ीर आज़म साहब होंगे, यहाँ पर मुल्ज़िम होंगे अपना वज़ीर आला साहब, और जज तो अपनी कुर्सी पर ही बैठेंगे, प्रोसिक्यूटर अपनी जगह पर ही खड़े होंगे। तो इसमें मिसकम्युनिकेशन क्या थी?
कौन मैसेज दे रहा है कि वज़ीर आज़म को अदालत में दाखिल होने से पहले जलील और रुस्वा किया जाए, और फिर जज जब दाखिल हों तो रुकावट डाली जाए ताकि जज जो हैं वो ये समझे कि वज़ीर आज़म मुल्ज़िम है, वज़ीर आला मुल्ज़िम है, इसलिए इनको रोका जाए जज को, ताकि वो जज ये समझे कि मुझे वो रुकवा रहे हैं, यानी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला। और प्रोसिक्यूटर को भी इसलिए रोका गया कि क्योंकि वज़ीर आज़म का मुकदमा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया हुआ है, वो परसीव्ड उस पर जो ख्याल आया था दिमाग में कि जी ये असरअंदाज हो सकते हैं, ये तबादले कर रहे हैं, तकर्रियाँ कर रहे हैं और अपने मुकदमात ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, इस तरह की ख़बरें थीं, लिहाजा अदालत ने नोटिस ले लिया था और तकर्रियाँ और तबादले रोक दिए गए थे। तो वो उस तरह का माहौल दोबारा क्रिएट करना था कि देखें जी नैब अपना FIA के प्रोसिक्यूटर को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। वो भाई जिस वज़ीर आज़म को पुलिस खुद रोक ले, जो वज़ीर आज़म अदालत के बाहर बेंच पर बैठा हुआ मुल्ज़िमों की तरह, मुल्ज़िम ही थे ना भाई, मुल्ज़िम ही है, यहाँ वज़ीर आज़म ही मुल्ज़िम हुआ करते हैं, चाहे वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो, चाहे वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो, चाहे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हो, चाहे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हो, यहाँ वज़ीर आज़म ही मुल्ज़िम होते हैं और वज़ीर आज़म ही अदालतों के बाहर बेंचों पर बिठाए जाते हैं, अवाम के मैंडेट से आए हुए वज़ीर आज़म। हाँ, जो लाडले होते हैं वो चाहे जो मर्ज़ी कर लें, वो अफरा तफरी, खून रेजी, खूनी इनकलाब की बातें भी कर लें, तो उनका कोई भी नोटिस नहीं लेता, कोई भी नोटिस नहीं लेता, वरना तो FIR जुदा हो जाती है दर्ज, या फिर श्री मज़ारी को उठाया जाता है। तो एक तो कहानी ये हुई कि जी वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अब उस पर अदालत ने कहा है जिस पर मामला देखें, इन्वेस्टिगेशन करें। पुलिस ने भी कहा कि जी हम करते हैं, किसने ये रुकावटें डाली हैं उनका ज़रा अता पता करें और उनके ख़िलाफ़ करें कानूनी कार्रवाई। अब कौन करता है कानूनी कार्रवाई? यहाँ पर अदालतों के अहकामात आते हैं, अदालतों ने कई अहकामात किए, नहीं होते, यहाँ पर अमल दरामद नहीं होता। अच्छा जी, अब दूसरा मामला है श्री मज़ारी साहिबा, जिनको गिरफ़्तार किया गया। वही मैंने गुजारिश की कि कोई तकरीबन 60-70 साल पुराने, 70 की दहाई के केस का उनके वालिद साहब के ऊपर इंक्वायरी थी। आर्टिकल लिखवाया जाता है बड़ा खूबसूरती के साथ, जिसका मैंने पहले तारीख़ बता दी है। उसके बाद वो उनको अचानक गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तारी का इल्म नहीं होता सूबे की इंतज़ामिया को, सूबे के पुलिस को, सूबे के वज़ीर आला को, और वो अचानक उनको जब पता चलता है हड़बड़ा जाते हैं, वो आज़ादी का, उनके रिहाई का ऑर्डर करते हैं, अमल नहीं होता। श्री मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी जो दूसरों के गिरफ़्तारियों के ऊपर बेचारी कभी बलोच स्टूडेंट्स के पीछे जा रही होती हैं, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, वो जो मिसिंग पर्सनस हैं कभी उनके लिए आवाज़ उठा रही होती हैं, उनकी वालदा उठाई जाती हैं, तो वो अपनी वालदा के लिए अदालत चली जाती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो हाई कोर्ट है जो 9 अप्रैल की रात को खुली थी कि खबर आई थी कि जी इमरान खान साहब आर्मी चीफ़ को डीनोटिफाई करने जा रहे हैं, उनको हटाने जा रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। इस पर किसी ने दरख्वास्त दायर कर दी थी कि जी ये इमरान खान साहब के ऊपर तो तहरीक अदम एतमाद है, वो तो नहीं कर सकते, और तहरीक अदम एतमाद तो 3 नवंबर को साबित हो चुकी हुई थी, ये तो घुस बैठी हैं, ये तो ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, तो ये तो नहीं कर सकते। तो अदालत में खुलना था, अदालत 11 बजे खुली। तहरीक अदम एतमाद पेश होने का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद 10 बजे 10:30 बजे पेश होनी है। वो इमरान खान साहब बनी गाला से कठपुतली तमाशा करते रहे, उंगलियों पर नचाते रहे, कभी स्पीकर को, कभी डिप्टी स्पीकर को, कभी किसी को। रात पौने 12 बजा दिए। फिर खबरें आई कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपने हुक्म पर अमल दरामद के लिए खुल रही है रात को 12 बजे। जज साहिबान आना शुरू हो गए और फिर मूवमेंट शुरू हो गई इस्लामाबाद में। तब इमरान खान साहब ने कोई 11:56 पर स्पीकर कौमी असम्बली को इजाज़त दी कि वो रिज़ाइन करके फ़ोरम जो है वो अयाज सादिक के हवाले करे, और फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद का जो आइनी प्रोसीजर है, वैसे ही उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था कि इस पर अमल दरामद होना है, तहरीक अदम एतमाद पर। होती है कामयाब, नहीं होती तहरीक अदम एतमाद का प्रोसीजर होना है, वो वाला प्रोसीजर अदालत ने करवाया और कुछ फोर्सेस भी सड़क पर आ गई शार दस्तूर पर। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने ताना बना लिया, मैं ऐसा क्या कर रहा था, कौन सा जुर्म कर रहा था कि रात को अदालत खुल गई। उसके बाद इमरान खान साहब को जिन इदारों के ऊपर, जिनको एजेंट कहते रहे इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने इमरान खान साहब के रेफरेंस पर 25 MPs उड़ा दिए। हमजा शहबाज की हुकूमत ख़तरे में है, उनको कहते थे नून लीग के एजेंट हैं। अच्छा,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो सदारती रेफरेंस इमरान खान साहब की फरमाइश पे गया था, उसमें मुनव्वर अरकान का वोट गिनने से कह दिया कि वो नहीं काउंट हो सकता। हालांकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि मुनव्वर अरकान जो है वोट तो कास्ट कर सकते हैं। जब वोट कास्ट होता है तो कास्टिंग का मतलब ये है कि वोट काउंट भी होगा। काउंट होने के बाद आपने उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है 63 डे के तहत कर सकते हैं। लेकिन अपने फैसले की मौजूदगी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था। लेकिन इमरान खान साहब का सवाल कि जी रात को अदालत क्यों खुली, तो आज रात को अदालत खुल रही है, अभी खुल जाएगी थोड़ी देर में। वो अगर रिहाई नहीं होती, अब तक रिहाई नहीं होती तो फिर अदालत खुलेगी, और वो अदालत शीरीन मज़ारी के गिरफ्तारी के ऊपर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो वजारत दाखिला है और सूबा इंतज़ामिया है उनको उन्होंने नोटिस किए हुए हैं, मुतल्लिका महकमे को नोटिस किए हैं कि जी ये बताएं किसने गिरफ़्तार किया है, क्यों गिरफ़्तार किया है, इल्ज़ाम क्या है। और भाई जिस वक्त ये का मामला बताया जा रहा है कि वो संदूकों में फ़ाइलें, वो जो खाते होते हैं, लाल किताब जो उसके क्या होती है, ज़मीन जायदाद के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पटवारी ने बंद करके अपने घर रखे, अपने घर से अपने नायब कासिद के घर रखे। कब? ये 70s में। और उस वक्त का मामला अब तक चलता आ रहा है। अचानक वो कागजात भी निकलते हैं, अचानक वो फाइलें भी निकलती हैं, और अचानक उस मामले में शीरीन मज़ारी भी गिरफ्तार होती है। तो पूछ रही अदालत की भी बताएं क्या मामला क्या है, कौन किसके पास ऐसा जादू था कि उसने यूँ वो जो 50 साल से डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, उन्होंने यूँ वो अफसर लगे हैं और उन्होंने निकाल कर लेकर आ गए कि ये लें, अलादीन का चिराग था उनके पास। तो ये मामला, अब ये मामला वज़ीर आज़म की पेशी का मामला, इनका आपस में ताल्लुक़ है। कोई है पीछे जो वज़ीर आज़म को पेशी के दौरान पुलिस उनके सामने खड़ी कर देता है, जज के सामने पुलिस खड़ी कर देता है और प्रोसिक्यूटर के सामने पुलिस कर देता है। कोई है जो हुकूमत को पता ही नहीं होता और उनकी मुखालिफ जमात जो है, उनकी एक बड़ी खातून लीडर जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स की अपना वजारत चलाती थी साबका हुकूमत में, वो गिरफ़्तार करवा देते हैं। कोई तो है। अब ये जो कोई है उसका बंदोबस्त क्या करना है, उसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आसिफ ज़रदारी के पास लाहौर में गए, उनसे मुलाकात की। दोनों पार्टियों के वफूद थे, उसमें मिफ्ता इस्माइल था, सलीम मांडवी वाला था, बाकी भी लोग थे। उसमें कहानी ये थी कि जी हमने हुकूमत को आगे कैसे चलाना है। चलाना तो है, ये तय है कि हमने 2023 तक जाना है। हाँ, जाना अपनी शराइत पर है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि क्या हुआ था आज तक मामला, वो जो कल की लिए वीडियो होगी उसमें मैं बताऊँगा। जाना तो हमने है, ये नहीं है कि हम कोई रुकेंगे। लेकिन अगर किसी को ये शौक़ है कि उनकी ख्वाहिशात पर हम हुकूमत चलाएंगे तो हम वो नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। आसिफ ज़रदारी साहब ने कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, या मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ ज़रदारी की मुलाकात हुई। आज ज़रदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफूद के हमरा मुलाकात हुई, और उसमें बजट का क्या करना है, IMF का क्या करना है, पेट्रोल का क्या करना है, इलेक्शन इस्लाहात का क्या करना है, हुकूमत करनी भी है या उनके सामने अपनी शराइत रख देते हैं, वो जो नज़र नहीं आ रहे उनके सामने शराइत रख देते हैं कि जी ये इन शराइत पर हम खेलेंगे, खेलना है तो खेलें, वरना खुर्शीद शाह साहब वाला जुमला, आपको शौक़ है तो आप आकर मुल्क चलाएं। तो ये जो कुछ सारा कुछ हो रहा, आज सारा दिन होता रहा, उसके पीछे और वो जो ख़बरें चल रही हैं कि जी वज़ीर आज़म को कहा गया है कि असेंबली तोड़ दे और 48 घंटे के अंदर असेंबली तोड़ दें, या बजट पेश करके असेंबली तोड़ दें, अगस्त में इंतखाबात चाहिए, अक्टूबर में इंतखाबात चाहिए। मतलब अब कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कह दिया कि हम अक्टूबर तक इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कब नहीं कहा था कि हम इतने माह के बाद इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ पेश किया था तलबी पर, उससे कुछ दिन पहले मैंने गुजारिश कर ली थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 6 से 7 महीने कह रहा है, यानी मैं अप्रैल से पहले की बात कर रहा हूँ। जब इमरान खान साहब ने ख़त लिखा था ना, सदर ममलिकत ने, इमरान खान ने जब असेंबली तोड़ दी थी 3 अप्रैल को, तो अगले 1-2 दिन के बाद सदर ममलिकत ने ख़त लिखा था कि जी इलेक्शन की डेट दे दे इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर अंदर। तो उस वक्त मैंने इलेक्शन कमीशन में बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं दे सकते डेट। वजह यह है कि हमने हल्का बंदियाँ करनी है, जिसके लिए हमें 4 महीने चाहिए और 3 महीने इंतखाबात की तैयारी के लिए चाहिए, तो हम उससे पहले नहीं करवा सकते। 7 महीने यानी अप्रैल से 7 महीने, तो मई जून जुलाई, अप्रैल भी पूरा लगाएं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने। इलेक्शन कमीशन तो उसी बात पे है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें 7 महीने चाहिए।
अक्टूबर में तो इलेक्शन कमीशन तैयार है हुकूमत इंतखाबात करवाने, ठीक है, नहीं करवाने हुकूमत की मर्ज़ी। इलेक्शन कमीशन ने कहा था 4 महीने में चाहिए हल्का बंदियों के लिए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में कि हम 2 माह के अंदर अंदर भी इसको स्पीड अप करके भी 2 माह के अंदर अंदर हम कर सकते हैं। तो अब 2 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, अभी कल परसों तक जो हल्का बंदियों का प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर 1 माह या 2 माह का अरसा है एतराज़ात सुनने का। वो एतराज़ात सुने जाएंगे, मुल्क भर से जो हल्के हैं उन पर एतराज़ात आएंगे। एतराज़ात के बाद ये 3-4 महीने ये हो जाएंगे और अगले 3 महीने इलेक्शन की तैयारियों के। तो अक्टूबर तो आ जाना है। तो अब अक्टूबर की खबर आने के बाद कहा जा रहा है, देखा हम कह रहे थे ना, अब इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया कि इंतखाबात की तैयारी कर लो। भाई इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा हुआ था। तो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो चाइना बैठे हुए हैं, जो भी स्विट्ज़रलैंड डेवोस जाएंगे, बल्कि चाइना से निकल चुके होंगे या बहरहाल पहुँचेंगे, तो वो ये सब ये कह रहे हैं कि जी कोई मुदाखलत नहीं, हमने फैसले करने हैं। हाँ 23 से पहले हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। जो कह रहा है कि हमने बजट देकर इंतखाबात की तरफ जाएं, तो वो अभी खुद मुल्क चला ले। अब इसमें क्या क्या हो रहा है उस पर मैं अगले व्लॉग में आपके साथ गुजारिश करूँगा। और अभी जो है वो ये है कि अदालत और सियासत, इनके अंदर होने वाले डेवलपमेंट्स का आपस में गहरा ताल्लुक़ नज़र आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।